हेलो स्टूडेंट्स, मैं अनूप सर। आज आप लोग रिसोर्स एंड डेवलपमेंट के लेक्चर 3 को देखेंगे। तो देखते हैं, क्लास 10 जियोग्राफी का है लेक्चर 3। आप पीछे पढ़े थे रिसोर्स डेवलपमेंट के बारे में, आज देखेंगे लैंड रिसोर्सेस। तो लैंड रिसोर्स है क्या? तो अगर कहें कि भूमि एक महत्वपूर्ण संसाधन है, यानी जो लैंड है एक इम्पॉर्टेंट नेचर रिसोर्स है जहाँ पर अन्य सभी प्रकार के संसाधन निर्भर होते हैं। यानी कि जितने भी रिसोर्सेस हैं वो सभी लैंड रिसोर्स पर ही डिपेंड होते हैं। प्राकृतिक वनस्पति यानी जैसे नेचर, वेजिटेशन, वाइल्ड लाइफ यानी वन्य जीवन, मानव जीवन, ह्यूमन लाइफ, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ आर्थिक क्रियाएं, ट्रांसपोर्टेशन यानी परिवहन, कम्युनिकेशन यानी संचार आदि भी इतनी भी प्रकार के रिसोर्सेस हैं वो सभी भूमि पर ही आधारित होते हैं, या कहें कि जो लैंड है उसी पर ये बेस्ड होते हैं या आधारित होते हैं। भूमि एक सीमित संसाधन भी है, यानी लैंड इज़ ए लिमिटेड रिसोर्स। इसलिए उपलब्ध भूमि का विभिन्न उद्देश्यों के लिए उपयोग सावधानी और योजनाबद्ध तरीके से होना चाहिए। यानी जो हमारा लैंड रिसोर्स है ये लिमिटेड लैंड रिसोर्स की कैटेगरी में आता है, इसलिए हमें इसका उपयोग जो है बड़ी सावधानी और योजनाबद्ध तरीके से करना चाहिए। आगे देखते हैं, भूमि उपयोग यानी लैंड ये जो हमारा लैंड है उसका यूटिलाइजेशन देखना है। तो भारत में कुल भौगोलिक क्षेत्रफल 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है, यानी जो इसका जियोग्राफिकल एरिया है वो 32.8 लाख वर्ग स्क्वायर किलोमीटर है। और इसके 93% भूमि के उपयोग के आंकड़े उपलब्ध हैं, यानी जो 93% लैंड है उसी के ही आंकड़े हमको प्राप्त होते हैं या उसी की जानकारी प्राप्त होती है। शेष जो 7% है वो कहाँ है? तो पूर्वोत्तर प्रांतों में, यानी जो पूर्वोत्तर राज्य हैं, जो हमारे ईस्ट और नॉर्थ एरिया के राज्य हैं जहाँ 7 स्टेट्स हैं, उनमें असम को छोड़कर अन्य प्रांतों के सूचित क्षेत्र की जानकारी उपलब्ध नहीं है। इसके अलावा जम्मू कश्मीर का जो पाकिस्तान और चीन अधिकृत क्षेत्र है उसका भी सर्वेक्षण नहीं किया गया है। तो इन भागों को छोड़ दें तो इसके 93% भू उपयोग की जानकारी हमको उपलब्ध है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं कि भू संसाधन के उपयोग का उद्देश्य, यानी जो उसका पर्पज है वो कहाँ कहाँ कितना यूज होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इनको देखिएगा, यहाँ से कोई भी क्वेश्चन बोर्ड परीक्षा में आ सकता है। तो उद्देश्य यानी कहाँ कहाँ पर हम अपने लैंड रिसोर्सेज का उपयोग करते हैं। तो पहला फॉरेस्ट के रूप में है, यानी वन के रूप में है। और ये याद रखना है कि वर्तमान समय में जो वन के रूप में 24.56% भाग है, जहाँ जिसका जो है वन के रूप में प्रयोग किया जाता है। और ये कभी भी आपसे पूछा जा सकता है कि ये अभी 2020 में डाटा चेंज हुआ है, तो कभी भी आपसे पूछा जा सकता है कि भारत के कितने भूभाग पर फॉरेस्ट हैं या वन हैं, तो 24.56% पर। नेक्स्ट देखते हैं आगे इसका, शुद्ध निवल बोया गया क्षेत्र। शुद्ध निवल बोया गया क्षेत्र यानी नेट सॉन एरिया। तो नेट सॉन एरिया है क्या कि प्रतिवर्ष बोया जाने वाला जो क्षेत्र होता है उसे नेट सॉन एरिया कहा जाता है। अब आपसे कभी भी एग्ज़ाम में पूछ सकता है कि नेट सॉन एरिया और ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया में डिफरेंट बताइए, यानी सकल कृषित क्षेत्र में डिफरेंट बताइए। तो दोनों में अंतर क्या है कि शुद्ध निवल क्षेत्र में वह सभी क्षेत्र होता है या उसकी गणना की जाती है जहाँ पर जो ज़मीन प्रतिवर्ष बोई जाती है। लेकिन कुछ ऐसी भी ज़मीन होती है जिसमें एक वर्ष में एक से अधिक बार कृषि की जाती है। तो सकल कृषि क्षेत्र के अंतर्गत एक वर्ष में एक से अधिक बार बोया गया क्षेत्र और शुद्ध बोया गया क्षेत्र दोनों को जोड़ दिया जाता है, ऐड कर दिया जाता है, तो वो ग्रास क्रॉप्ड एरिया कहलाता है। तो कभी भी आपसे डिफरेंट पूछ सकता है कि नेट सॉन एरिया और ग्रास
क्रॉप्ड एरिया में डिफरेंट बताइए। तो आपको समझना है कि जब नेट सॉन एरिया है तो प्रति वर्ष बोया जाने वाला क्षेत्र होगा। जब ग्रास क्रॉप्ड एरिया होगा तो एक वर्ष में एक से अधिक बार बोया गया क्षेत्र, और शुद्ध बोया गया क्षेत्र यानी वही नेट सॉन एरिया, इन दोनों को ऐड कर देंगे तो हमारा ग्रास क्रॉप्ड एरिया निकल आएगा। नेक्स्ट करते हैं, थर्ड नंबर है प्रतिभूमि यानी फॉलोलैंड्स। तो प्रतिभूमि भी दो प्रकार की होती है, करंट फॉलोलैंड्स और एशियंट फॉलोलैंड्स, यानी वर्तमान प्रतिभूमि और पुरातन प्रतिभूमि। दोनों को देखना है कि जहाँ एक कृषि वर्ष या उससे कम समय से खेती ना की गई हो, यानी ऐसा लैंड जहाँ पर कम से कम एक ईयर या एक जो एग्रीकल्चर ईयर है, वन एग्रीकल्चर ईयर या उससे कम से खेती ना की गई हो, तो उसे वर्तमान प्रतिभूमि या करंट फॉलोलैंड्स कहते हैं। पुरातन प्रतिभूमि क्या होती है, जहाँ 1 से 5 वर्ष तक कृषि वर्षों तक खेती ना की गई हो, यानी कि जहाँ पर 1 to 5 एग्रीकल्चर ईयर से कल्टीवेशन ना किया गया हो, वो पुरातन प्रतिभूमि है। ठीक, समझ आ गया होगा। ये याद रखिएगा, बहुत ज़रूरी है। एक कृषि वर्ष या उससे कम, 1 से अधिक और 5 से कम पुरातन प्रति होता है। चौथा देखेंगे, चौथा है लैंड नॉट अवेलेबल फॉर एग्रीकल्चर्स, यानी ऐसी भूमि या ऐसा लैंड जो हमारे कृषि के लिए अनुपलब्ध है। उसमें भी पहली कैटेगरी है बंजर भूमि, बर्नेड एंड वेस्ट लैंड्स। तो बंजर भूमि में देखिए क्या है, जहाँ 5 से अधिक कृषि वर्ष से खेती ना की गई हो, यानी मोर देन 5 एग्रीकल्चर्स ईयर से कल्टीवेशन ना किया गया हो। इसके पहले आप दो पढ़ चुके हैं, करंट या वर्तमान प्रतिभूमि, फिर पुरातन प्रतिभूमि, और उसके बाद जब मोर देन 5 होगा तो वही क्या हो जाएगा, बंजर भूमि हो जाएगी। वेस्ट लैंडेड में क्या है, स्थायी चारागाह और अन्य गोचर भूमि है, जो यानी कि परमानेंट पास्चर एंड ग्राजिंग लैंड। गोचर भूमि जो पशुओं को चराने के लिए स्थान छोड़े जाते हैं। तो ये हो गए। थर्ड नंबर देखेंगे, गैर कृषि प्रयोजन में लगाई गई भूमि भी इसी के अंतर्गत आती है, जैसे इमारत है, सड़क है, उद्योग है, उपवन है, यानी बिल्डिंग, रोस्ट, इंडस्ट्रीज एंड ग्रुप्स। इसके अलावा जैसे सिटी हैं, इन सभी के द्वारा जो भी भूमि उपयोग में लाई जाती है वो गैर कृषि प्रयोजन में उपयोग लाई जाती है। करंट में अगर देखें तो ये 46% नेट सॉन एरिया है, आपका शुद्ध बोया गया क्षेत्र है। ये बताए कि थोड़ा चेंज हो गया है, इसे 24.56% कर लेंगे। और नॉट अवेलेबल फॉर कल्टीवेशन, यानी कि लगभग 14% भूमि इसके अंतर्गत आती है। इस प्रकार से इसका डिवीज़न किया गया है, तो इसे आपको याद रखना है। ये दो बहुत इंपॉर्टेंट हैं कि नेट सॉन एरिया कितना है और फॉरेस्ट कितना है। फॉरेस्ट में आपको शुरू में हमने बता दिया है 24.56% करना है। अब अगला है भूमि निम्नीकरण और संरक्षण के उपाय। भूमि निम्नीकरण है क्या, पहले ये समझना है, यानी लैंड डिग्रेडेशन क्या होता है। वह प्रक्रिया जिसमें भूमि धीरे धीरे कृषि के लिए अयोग्य हो जाती है, खेती के लिए अयोग्य हो जाती है। यानी इस तरह समझिए कि जो ऐसी भूमि जो धीरे धीरे अनफिट फॉर कल्टीवेशन के लिए अनफिट हो जाती है, उसे हम भूमि निम्नीकरण कहते हैं, यानी उसे हम जो है लैंड डिग्रेडेशन के नाम से जानते हैं। तो लैंड डिग्रेडेशन के बारे में देखें तो इस समय भारत में लगभग 13 करोड़ हेक्टेयर भूमि है जो भूमि निम्नीकृत, यानी कि 13 करोड़ हेक्टेयर है जो लैंड डिग्रेडेशन के अंतर्गत आती है। इसमें से 28% जो भूमि क्षेत्र है वो फॉरेस्ट के अंतर्गत आता है। 56% जो भूमि क्षेत्र है वाटर डिग्रेडेशन के अंतर्गत आता है, और शेष जो भाग है वो जो है लवड़ी और क्षारी, यानी कि स्लाइन और अल्काइन के अंतर्गत आते हैं। यानी कि जो हमारे भूमि की जो लैंड डिग्रेडेशन है या जो निम्नीकरण हुआ है उसका 20% भूमि वनों में है या वनों के कारण है। 56% भूमि जल अपर्दन के कारण है, यानी कि वाटर लॉगिंग के कारण कह दें, और शेष भाग जो है वो भूमि लवड़ी और क्षारी है, यानी कि मरुस्थली है, तो स्लाइन एंड अल्काइन के कारण होता है।
आगे देखते हैं भूमि निम्नीकरण के आपसे कारण पूछे। ड्यू टू लैंड ऑफ डिग्रेडेशन, यानी डिग्रेडेशन कैसे होता है। तो माइनिंग्स यानी खनन है, अधिक खनन किया जाना, कोयले का खनन, पत्थर का खनन, जितने भी प्रकार के खनन कार्य हैं। ओवर ग्राइजिंग है, अति पशुचारण कहते हैं। वाटर लॉगिंग है, जल क्रांतता यानी बाढ़ आदि फ्लड आना, तो वाटर लॉगिंग है। इरिडिकेशन ऑफ फॉरेस्ट है, वनों का उन्मूलन। और वेस्ट रिजल्टिंग फ्रॉम इंडस्ट्रियलाइजेशंस, यानी जो वहाँ से अपशिष्ट निकलता है उसको उद्योगों से निकले अवशिष्ट जो वेस्टेज हैं उनको कहाँ फेंका जाए या कैसे रखा जाए, उसके कारण भी ये लैंड डिग्रेडेशन या भूमि निम्नीकरण होता है। आगे देखते हैं भूमि निम्नीकरण, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। भूमि निम्नीकरण के प्रमुख कारण और राज्य, यहाँ से बोर्ड परीक्षा में एक क्वेश्चन अक्सर आने के चांस रहेंगे, कभी भी आपसे पूछा जा सकता है। हमने यहाँ किया क्या है, 3 प्रकार के रीजन्स दिए हैं, कभी भी आपसे पूछ सकता है। वन उन्मूलन यानी इरेडिकेशन ऑफ फॉरेस्ट, ओवर ग्राइजिंग यानी अति पशुचारण, और ओवर इरिगेशंस यानी कि अधिक सिंचाई। इन तीनों के कारण पूछ सकता है कि किस राज्य में। एक क्वेश्चन आ सकता है कि इरेडिकेशंस किन राज्यों में होता है या कहाँ पर जो है इरेडिकेशन ऑफ फॉरेस्ट के कारण लैंड डिग्रेडेशन होता है। तो 3 स्टेट सब में लिखे हैं, इनको आपको बिल्कुल रट लेना है। जैसे वन उन्मूलन या इरेडिकेशन ऑफ फॉरेस्ट है तो छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और उड़ीसा में वनों के उन्मूलन या वनों के कटने के कारण लैंड डिग्रेडेशन होता है। अति पशुचारण ओवर ग्राइजिंग से कहेगा तो राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र देखेंगे। मध्य प्रदेश कॉमन दोनों में है, ठीक है ना। तो राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में अति पशुचारण के कारण लैंड डिग्रेडेशन भूमि निम्नीकरण होता है। अधिक सिंचाई ओवर इरिगेशन की बात करें तो पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश यानी वेस्ट उत्तर प्रदेश एरिया में अधिक सिंचाई ओवर इरिगेशन के कारण लैंड डिग्रेडेशन होता है। तो याद रखना है, ओवर ग्राइजिंग के कारण है राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र। ओवर इरिगेशन के कारण पंजाब, हरियाणा, वेस्ट उत्तर प्रदेश। और इरेडिकेशन ऑफ फॉरेस्ट के कारण छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और उड़ीसा में भूमि का निम्नीकरण या लैंड डिग्रेडेशन होता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको बहुत अच्छे से याद करिएगा। और लास्ट है इस टॉपिक का अंतिम पार्ट है लैंड कंजर्वेशन मेजर यानी भूमि संरक्षण के उपाय। यानी हम भूमि का जो निम्नीकरण हो रहा है, लैंड डिग्रेडेशन हो रहा है, उसको कैसे कंजर्वेशन करें या उसका संरक्षण कैसे करें। तो यहाँ पे देखिए 9 चीज़ें लिखी हैं, 9 पॉइंट्स हैं, इनको देखना है। पहला है वनारोपण यानी एफॉरेस्टेशंस, अधिक से अधिक वनों को लगाना। जब हम वनों को अधिक से अधिक रोपेंगे तो वो मिट्टी की पकड़ को मजबूत करेंगे और लैंड डिग्रेडेशन रुकेगा। अगला है प्रॉपर पॉस्चर मैनेजमेंट यानी चारागाह का उचित प्रबंधन। तो पशुचारण से लैंड डिग्रेडेशन होता है, क्योंकि जब पशु चलते हैं तो उनके खुर से लगातार मिट्टी कटती है, और मिट्टी का कटना या मिट्टी के ऊपर की जो उपजाऊ परत होती है उसका कट कर एक स्थान से दूसरे स्थान चले जाना ही लैंड डिग्रेडेशन होता है, या उस मिट्टी की परत का कट जाना, बह जाना ही क्या होता है, लैंड डिग्रेडेशन होता है। तो पशुचारण होता है अधिक, तो पशुओं के खुर से मतलब कि मिट्टी कटती है जिसके कारण लैंड डिग्रेडेशन होता है। इसलिए एनिमल फीड कंट्रोल, पशुचारण की प्रक्रिया को भी नियंत्रित किया जाना चाहिए। चारागाहों का उचित प्रबंधन कर दिया जाना चाहिए कि यहीं पर पशुचारण किया जाएगा। पेड़ों की रक्षक मेखला, शेल्टर बेल्ट्स ऑफ प्लांट्स, यानी कि हम खेतों के चारों ओर पेड़ों की श्रृंखला लगाएं या श्रेणी बनाएं, जिससे पवनों का जो स्पीड है, पवन की वेग की,
वो स्पीड कम हो जाएगी तो मिट्टी कम उड़ेगी या लैंड डिग्रेडेशन कम होगा। माइनिंग कंट्रोल्स यानी कि खनन नियंत्रण किया जाना चाहिए। अगला है रेतीले टीलों को कांटेदार झाड़ियाँ लगाकर स्थिर बनाना, यानी जो रेत के बड़े बड़े टीले होते हैं उन पर कांटेदार झाड़ियाँ लगा देंगे तो उनमें कटाव कम हो जाएगा और वो टीले स्थिर हो जाएंगे। ठीक है ना। स्टेबलाइजिंग स्टैंड डिनोज विथ बारबेड ब्रुस्ड। अगला है औद्योगिक जल के परिष्करण के पश्चात विसर्जन, यानी कि जो एक प्रकार से कहें इमर्जेंस आफ्टर रिफाइनिंग ऑफ इंडस्ट्री वाटर, यानी पहले इंडस्ट्री वाटर को हम रिफाइन करें उसके बाद उसे तालाब में नदियों में छोड़ा जाए, क्योंकि जो औद्योगिक जल है उसे सीधे जब नदियों में छोड़ दिया जाता है तो वह जल को दूषित करता है। ठीक है। अगला है औद्योगिक अपशिष्ट का उचित प्रबंधन, यानी प्रॉपर मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल वेस्टेज, यानी जो इंडस्ट्रियल वेस्टेज है उसका भी उचित प्रबंधन करना, यानी भूमि में एक बहुत गहरा गड्ढा खोदकर वहाँ उन्हें दबाना, क्योंकि जो ये अपशिष्ट हैं अगर ये खुले छोड़ दिए जाएंगे तो वहाँ की भूमि को अनुपजाऊ करेंगे, यानी कि लैंड डिग्रेडेशन या भूमि निम्नीकरण करेंगे। बंजर भूमि का उचित प्रबंधन, यानी जो हमारी फॉलो लैंड्स है वो वेस्टेज लैंड कहलाती है, तो जो फॉलो लैंड्स है उसको फिर से उपजाऊ बनाने के लिए एक प्रॉपर मैनेजमेंट तैयार करना जिससे हम भूमि को पुनः उपजाऊ बना सकें। तो इस प्रकार से भूमि संरक्षण किया जा सकता है, यानी लैंड कंजर्वेशन किया जा सकता है। तो नेक्स्ट क्लास पे अब आप लोग पढ़ेंगे सॉयल रिसोर्सेस, यानी कि मृदा संसाधन के बारे में पढ़ेंगे कि मिट्टी क्या है और कितने प्रकार की होती है। तो इसी के साथ वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और पूरी वीडियो देखने का प्रयास किया करें।